भाई अगर उसको एक्सचेंज करना है तो क्या वो आधा घोड़ा बेचेगा या आधी गाय बेचेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज करना। Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, The Commerce Mentor, and I am Dr. Isha Bishnoi. एंड अब जो मैं मेरा सेगमेंट चालू करने वाली हूँ वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ यू फाइंड इकोनॉमिक्स एज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यस, अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में तो कम लगता है डिफिकल्ट, बट स्टिल काफी डिफिकल्ट लगता है। स्पेशली जब हम लोग क्लास 12th की बात करें तो भाई क्लास 12th के अंदर होता क्या है, दो दो बुक्स हैं आपके पास में, एक है इंडियन इकोनॉमिक एंड दूसरी आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक है, दोनों का वेटेज है 40-40 मार्क्स का। भाई मैक्रो तो हमें फिर भी कुछ हद तक इंटरेस्टिंग लग जाती है, लेकिन डिफिकल्ट भी उतनी ही लगती है वो। और इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी तो भाई बड़ी बोरिंग लगती है। हिस्ट्री है ना मैम, बड़ी मुश्किल से तो हिस्ट्री से पीछा छुड़ा था क्लास 10th के अंदर, लेकिन अब ये दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो वो हिस्ट्री को भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। फिलहाल के लिए जो मेरा आज का फर्स्ट वीडियो मैं जो चालू करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का, वो मैं करूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक से रिलेटेड। बट बिफोर स्टार्टिंग माई टूडेज लेक्चर, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। देखो, आई नो कि आप लोग को मेरी अकाउंट्स की वीडियोस थी वो बहुत हेल्पफुल लगी, ठीक है, बट ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। तो बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर यू पीपल, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी अपने और वीडियोस बना करके आपको गाइड करती रहूं, आपको हेल्प कर पाऊं आपकी स्टडीज के अंदर, then please like the video and comment over there and subscribe करना मत भूलना and watch the full video, because जब आप full video देखते हो तब आपको पूरी पूरी नॉलेज भी मिलती है। कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं ड्यूरिंग द वीडियो दे रही होती हूँ। अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्किप हो जाएगी। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स का, जो कि मैं टॉपिक लेने वाली हूँ मनी एंड बैंकिंग। ओके, तो जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे पहली चीज तो व्हाट इज मनी। हम लोग मनी को समझेंगे कि मनी है क्या। यूजुअली हम लोग इस मनी को अपने अकाउंट्स में भी यूज करते हैं एज अ टर्म, हमारी बिजनेस स्टडीज में भी बहुत बार यूज में आता है, इकोनॉमिक्स में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। आफ्टर ऑल ये तीनों ही चीजें, तीनों ही सब्जेक्ट्स अपने बहुत कोरिलेटेड हैं। तो मनी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग which generally acceptable as a medium of exchange and at the same time as a measure, store of value and standard for deferred payment। तो यहाँ पर हम लोग के पास में चार मेन पॉइंट्स हैं। एक तो आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग मनी को यूज कर रहे हैं तो मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग को कोई गुड्स खरीदने हैं या किसी को गुड्स बेचने हैं, इवेंचुअली वो किस में करा जाता है? मनी के अंदर ही एक्सचेंज करा जाता है। हम लोग अगर किसी शॉपकीपर के पास में गए, कोई गुड्स खरीदे, तो हम उसको पेमेंट ही करके आएंगे। या हम लोगों ने कोई अपने प्रोडक्ट को सेल करा है तो उसके थ्रू भी हमारे पास में पैसा आएगा ही आएगा। तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। दूसरा, इट इज मेजर्ड, इट एक्ट्स एज अ मेजर। ओके, मेजर किस चीज के लिए? किसी चीज की कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? मनी चाहिए रहता है। अब अगर सपोज करो, मैं अगर बात करूं कि इस मार्कर की बात कर रही हूँ, तो भाई इस मार्कर की कीमत कितनी है? मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि ब्लैक मार्कर है, व्हाइट मार्कर है या समथिंग। मैं बोलूंगी इसका मेजरमेंट क्या होगा कि भाई 20 रुपीज का मार्कर है, ठीक है, तो 20 रुपीज का वो मेजर हुआ, वो तरीका हुआ जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यू का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली आज जब अपने पास में कैश रहता है मौजूद, तब उस कैश को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं ना, ठीक है। 500 रुपीज के नोट भी होते हैं, 100 रुपीज के नोट भी होते हैं। तो ये जो 500 और 100 है, ये बेसिकली क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए मैटर करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसने कितनी वैल्यू वहां पे स्टोर कर रखी है, उस नोट की वर्थ कितनी है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाता है। एंड लास्ट आ जाता है अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचरिस्टिक पेमेंट, जो हम लोग को लेटर ऑन अगर कोई पेमेंट करना है, उस चीज के लिए अगर हम लोग को यूटिलाइजेशन करना है, तो अगेन हमें मनी की जरूरत पड़ती है। आप ये बताओ कि क्या ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है अगर मनी नहीं होता? हम इन फ्यूचर किसी का पेमेंट करना चाहे तो किस बेसिस पे करेंगे? तो उन सब चीजों के लिए मनी इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। अब इसी के थ्रू अगर हम फंक्शंस ऑफ मनी को स्टडी करें, तो हमारे पास में फंक्शंस ऑफ मनी जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर के आता है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन।
ऑब्वियसली जब प्राइमरी फंक्शन की बात होगी तो भाई ये जो प्राइमरी फंक्शन है ये आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करेगा। दूसरा, कॉमन मेजर फॉर वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, उसके जो कॉमन मेजर है उस चीज के लिए काम में आएगा। एंड दूसरा ये किस चीज में काम में आएगा कि उसकी कॉमन वैल्यू कितनी है। आप 100 रुपए का नोट चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास में, उसकी कॉमन वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, 100 रुपीज ही रहने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी अमीर के पास है तो 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी और किसी गरीब के पास में तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। तो वो एक कॉमन मेजर की तरह काम में आता है। दूसरा, इसके अगर अपन सेकेंडरी फंक्शंस की अगर बात करें तो भाई सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, हमें फ्यूचरिस्टिक पेमेंट करनी है, कभी आगे चल के अगर सब्सिक्वेंट पेमेंट्स करनी रही या पार्ट में पेमेंट करना है तो उसके लिए हमारे लिए क्या यूज आएगा, मनी यूज में आता है वहां पर। दूसरी चीज, ये वैल्यू को स्टोर करके रखना है। मैंने अभी जब डेफिनेशन समझाई थी आपको बताया था, ठीक है, 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपए की वैल्यू उसके अंदर है, इसीलिए वो 100 रुपए का नोट है। ठीक है, आज 1 रुपए का कॉइन होता है तो वो 1 रुपए की ही वैल्यू कंटेन करता है इसके अंदर। ये बहुत एसेंशियल है। अगर कभी भी हमारे मेटल कॉइन्स का या किसी का वैल्यू अगर इससे ज्यादा का हो जाता तो लोग वहां पे उसकी ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। पहले के जमाने में अगर आपने सुना हो तो अशर्फियां चली करती थी या फिर गिन्नियां चला करती थी, जिसके जो सोने की बनी होती थी या चांदी की बनी होती थी। ये जो सोने एंड चांदी के जो कॉइन्स हुआ करते थे उनकी एक्चुअल वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी वो उससे भी ज्यादा की हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे, उसी को ढाल करके गहने बनवा लिया करते थे या उसको यूज करने लग जाते थे। दैट इज वाई ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों के अंदर समझदारी आने लगी, जब सिविलाइजेशन अपनी आगे मूव ऑन हुई, तब हम लोगों ने जो जिस चीज की जितनी वैल्यू है उसकी उतनी ही कीमत के हिसाब से उसका डिनोमिनेशन रखा गया है। नेक्स्ट अपने पास में आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली अगर आज एक वैल्यू ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी हमारे लिए मनी ही जरूरी है। दैट इज सपोज आपको ना आपके रक्षाबंधन पे या किसी फेस्टिवल पर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो पैसा आपको दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं वो वैल्यू वहां पर, ठीक है, उन्होंने भाई 1100 रुपए का लिफाफा दिया तो 1100 रुपए का जो लिफाफा हुआ वो आपके लिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ही तो हुआ। ओके, तो एक जने से दूसरे जने की तरफ जब वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है उसके लिए भी हमारे लिए मनी ही काम में आता है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है हमारी वो आती है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस में आ जाता है हमारे पास है बेसिस ऑफ क्रेडिट। आज किसी को क्रेडिट देना है उधारी के लिए या हमें उधारी पर अगर कोई गुड्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, मनी ही एज अ मेजर काम में आता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आता है लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज लिक्विडिटी? दैट मींस हमारे पास में कितना लिक्विड फंड या फ्लो ऑफ मनी कितना है, वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए हमें मनी की जरूरत रहती है। अभी इस सब्सिक्वेंट चैप्टर के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ये लिक्विडिटी क्रिएट भी करती है एंड टाइमली उसको अब्सॉर्ब भी करती है। ओके, देन इसके बाद में आ जाता है बेसिस फॉर प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी आ रहा है या जो कीमतों के अंदर बढ़ोतरी या घटोतरी अपन बोलते हैं कि बढ़ रही है कीमतें या सस्ता हो रहा है, इन सब चीजों को भी मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है मनी वहां पर। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। अगर आप चाहते हो कि भाई प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले तो ऑब्वियसली वो मनी के ही टर्म्स से मिल सकता है। एज अ प्रोड्यूसर हम कब किसी गुड्स को मार्केट में बेचने में इंटरेस्टेड रहेंगे, जब उसकी कीमतें अच्छी मिलेंगी। कीमतें किस पे डिपेंड करेंगी, मनी की वैल्यू कितनी चल रही है उस टाइम पर, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहे, ऐसा तो है ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। आप लोग को याद होगा क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 सेगमेंट में डिवाइडेड थी। एक था कंज्यूमर बिहेवियर का सेगमेंट। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम लोग ने डिमांड पढ़ा था क्योंकि वहां पर हम लोग एज अ कंज्यूमर सोच करके चल रहे थे, ठीक है, कि किसी चीज की कितनी कीमत होगी तब हम खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर अगर आप सोचोगे तो आपको क्या रहता है कि कभी किसी चीज की कीमत अगर कम हो रही है तो हम मैक्सिमम बाइंग उस टाइम पे करेंगे उस चीज की। ओके, बट उसी का जो सेकंड पार्ट था वो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से रिलेटेड था। प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या था कि जब कीमतें बढ़ेंगी तब हम सप्लाई करेंगे उसको मार्केट में, तभी उसके अंदर अपन ने सप्लाई भी पढ़ा था। तो भाई अगर कमोडिटी को मार्केट में सप्लाई करना है
तो उसकी राइट कमोडिटी यानी कि उसकी राइट कीमतें हम लोग को मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो हमारे लिए वैल्यूएबल रहता है। और वहीं अगर एज अ कस्टमर सोचोगे तो हम लोग क्या चाहेंगे कि कीमतें कम हो, तब जाकर के हम उसको खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब कंटिंजेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों की तरफ से सोच करके चलना रहता है। एंड लास्ट आ जाता है बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज जो भी हमारी इनकम है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, किनके पास में कितना आना चाहिए वैल्यू, उन सब चीजों के लिए भी हमें जरूरत इस चीज की ही पड़ती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है वो होता है बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब बार्टर सिस्टम ही फॉलो करा जाता था। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता था, विदाउट मनी जहां पर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी के थ्रू ही काम चलता था वो बार्टर सिस्टम होता था। बट ऑब्वियस सी बात है इस बार्टर सिस्टम के बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इस बार्टर सिस्टम को हमको गिव अप करना पड़ा। क्या क्या डिफिकल्टीज थी? फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम लोग के लिए वहां पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो था ही नहीं ना। हम लोग मेजर कैसे करेंगे किसी चीज की कितनी कीमत है? भाई किसी ने आटा ये आटा है, किसके पास में गेहूं है, किसी के पास में चावल है, आप उसके लिए कॉमन एक मेजरमेंट तो रख ही नहीं सकते हो। हर एक चीज का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट इज वाई। सेकेंड जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती थी वो आती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सपोज मेरे पास में है जो गुड्स है, मेरे पास में है व्हीट, ठीक है, एक पर्सन है उसके पास में है राइस, ठीक है। अब मुझे राइस की जरूरत है, माइट बी राइस वाले को व्हीट की जरूरत नहीं हो, तो वहां पे तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि भाई दोनों की ही वांट हो तब जाके तो एक्सचेंज हो सके। पता लगा राइस वाले ने बोला नहीं भाई मुझे तो मिल्क की जरूरत है, तो मुझे पहले जाकर के एक मिल्क वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसको व्हीट की जरूरत हो, ठीक है, फिर जाकर के मैं जाकर के राइस खरीद सकती हूँ। तो इट वॉज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ पर्सन, कैसे करेंगे? तो वहां पे वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो था वो बहुत ज्यादा लैक करता था। नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड जो आ जाता है पॉइंट वो था लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। दैट इज कि आपके पास में बिकॉज कुछ मेजरमेंट तो है ही नहीं ना, आप फ्यूचरिस्टिक पेमेंट कैसे करोगे वहां पर? हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई हम आगे एक महीने बाद जा करके आपको एक बोरी चावल दे देंगे, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो आप उसकी फ्यूचरिस्टिक पेमेंट जो डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम था वो पॉसिबल था ही नहीं। तो अगेन इसका एक बड़ा सेटबैक था उस चीज के लिए, बार्टर सिस्टम के लिए। फोर्थ जो हमारे पास में आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप वहां पे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, लाइक अगर मैं मिल्क की बात कर रही हूँ या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा पेरिशेबल है, हार्डली 2-3 डेज के अंदर वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं, उसकी वैल्यू तो स्टोर करी ही नहीं जा सकती है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यानी जिनके पास में अगर मिल्क है या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं तो उनको हाथों हाथ ही एक्सचेंज करना पड़ता था, हाथों हाथ ही उसका कंजम्पशन होना जरूरी था। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रॉब्लम आता है, फिफ्थ पॉइंट होता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ गुड्स थे जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी के पास में कोई लाइफ स्टॉक है, भाई गाय है या घोड़ा है या कुछ है, भाई अगर उसको एक्सचेंज करना है तो क्या वो आधा घोड़ा बेचेगा या आधी गाय बेचेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज करना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग का बार्टर सिस्टम अगेन फेल हो जाता था वहां पर, ओके। तो जिन चीजों को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, भाई उसको एक्सचेंज भी कैसे कर लोगे आप, ओके। एंड लास्ट डिफिकल्टी हमारे पास में आती थी वो थी डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उन सब चीजों के लिए क्या होगा? भाई गुड्स को तो चलो आप एक्सचेंज कर लो, सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करोगे? उस टाइम पे भी कई लोग होते थे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सपोज करो कि कोई ना वो कोई एक पर्सन है, सपोज करो वो ऑयल मसाज ही दे रहा है किसी के सर पे, तो भाई ऐसी ऑयल मसाज के लिए वो कैसे करेगा एक्सचेंज उसके लिए? यानी कि वो पहले तो एक बंदा ढूंढे जिसको ऑयल मसाज करवानी हो। दूसरी बात, फिर वो बंदे के पास में बीट या कुछ होना चाहिए जो वो उसको रिटर्न में दे सके, ठीक है। तो अगेन वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस होती थी। दैट इज वाई हम लोगों को इस बार्टर सिस्टम का एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था, ओके। चलो देखते हैं अब इसका सोल्यूशन कैसे निकला है अपना इन फ्यूचर। अब देखते हैं ये सप्लाई ऑफ मनी कैसे होता रहा, ठीक है। तो भाई सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी में क्या क्या गया? करेंसी नोट्स आ गए हमारे पास में, कॉइन्स आ गए एंड डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के पास में होते हैं, वो तीनों चीज कंसिडर होंगी इन सर्कुलेशन हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम यहाँ पर किसके पास में कंसिडर कर रहे हैं? ये पब्लिक के पास में जो है, ठीक है।
ये क्यों कंसिडरेशन में आता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ना, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड cash balances held by central or state government or stock of money held by the banking system as these are not in actual circulation। देखो, जितना भी मनी का हम लोग का जनरेशन होता है वो थ्रू पब्लिक ही होता है। ओके, अब यहाँ पे जब अपन मनी सप्लाई की या सप्लाई ऑफ मनी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंसी नोट्स और जो कॉइन्स आ रही हैं या डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के पास में हम वो कंसिडर कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के पास में या स्टेट गवर्नमेंट के पास में या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो भी पैसा होता है अल्टीमेटली वो है तो पब्लिक का ही, पब्लिक के थ्रू ही तो गया है, माइट बी थ्रू टैक्सेशन गया हो, माइट बी थ्रू पब्लिक बोरोइंग गया हो, अल्टीमेटली वो पैसा तो पब्लिक का ही था ना। ठीक है, तो वो मनी जो होता है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आता है, दैट इज वाई हम उसको कभी भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। वो कभी भी इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट नहीं होता जिस तरीके से हमारा मनी एज इन पब्लिक होता है। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमोडिटी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो एक्सचेंज में काम में आता रहता है, दैट इज वाई वो सप्लाई ऑफ मनी में कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास में आता है, फॉर्मूला क्या बनता है सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए। भाई जो बेसिक फॉर्मूला है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने जो भी करेंसी जो पब्लिक के पास में है वो प्लस कोई भी अगर डिमांड डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के पास में है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी लिक्विडेट करवा सकती है पब्लिक, दैट इज वाई उसको यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अब जो ये मेजर ऑफ सप्लाई आ रही है, सप्लाई ऑफ मनी जो आ रहा है हमारे पास में, इसके हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। मेथड 1 जो M1 अप्रोच इसको अपन लोग कहते हैं, तो इसमें आ जाता है C प्लस DD प्लस OD। C क्या चीज है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, DD में आ गए डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD के अंदर आ गए कोई भी अदर डिपॉजिट्स। ये सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर करी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो करेंसी है या फिर डिमांड डिपॉजिट है या फिर अदर डिपॉजिट है वो कंसिडर करें। हमने यहाँ पर माना कि बैंक को अलग हटा दिया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग हटा दिया। व्हाट अबाउट द पोस्ट ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस के पास में भी तो बहुत सारा डिपॉजिट होता है पब्लिक का, ठीक है। दैट इज वाई इस समय पर हम लोगों ने क्या करा, M2 अप्रोच लेकर के आए। इस M2 अप्रोच में हमने क्या करा, ये जो M1 था हमारा वो तो सारी चीजें कंसिडर करी ही करी, यानी कि हमने करेंसी एंड कॉइन्स को कंसिडर कर लिया, डिमांड डिपॉजिट्स को कंसिडर कर लिया एंड अदर डिपॉजिट्स को कंसिडर करते हुए साथ में एक चीज और उसमें ऐड कर दी, वो था हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग करवाते हैं। आप लोग पता करके देखिएगा, आपके पेरेंट्स से भी पूछ के देखिएगा, पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां पे बकायदा आपका सेविंग बैंक अकाउंट भी होता है। PPF दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हम लोग इस टाइप के अकाउंट्स भी ओपन करवा सकते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ये पहले के टाइम पे ना NSCs दैट इज योर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या KVPs जिनको हम कहते हैं किसान विकास पत्र, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत डील करा करते थे, आज भी डील करते हैं। तो उनके पास में भी मेजर चंक होता है लोगों के डिपॉजिट्स का, दैट इज व्हाई। लेकिन इस M2 अप्रोच के अंदर भी प्रॉब्लम था, कुछ चीजें थी जो इसके अंदर कंसिडरेशन में नहीं आई, तो हम लोग लेकर के आए M3 अप्रोच। अभी M3 अप्रोच क्या है, M3 अप्रोच के अंदर हम लोगों ने जो टाइम डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास में है हमने वो भी कंसिडर कर लिए। टाइम डिपॉजिट्स एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए है, दैट मीन्स वो आगे चल के पब्लिक के पास ही जाने वाले हैं, पब्लिक के पास जाएंगे तो अगेन वो एक्सचेंज में काम में आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, M1 के अंदर ही टाइम डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स के पास में है उसको ऐड ऑन कर दिया। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन मार्क आ गया, अगर हम M3 अप्रोच अपनाएंगे तो हमारा पोस्ट ऑफिस का सेविंग तो आया ही नहीं, क्योंकि हमने तो M1 के अंदर ऐड करा था ये। तो उन सब चीजों को पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए हमारे पास में आता है M4 अप्रोच। इस M4 के अंदर हमने M3 को तो लिया ही है, M3 को लेते ही क्या हुआ, M1 तो आ ही गया, यानी कि हमारे पास में करेंसी एंड कॉइन्स आ गया, उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स आ गए एंड अदर डिपॉजिट्स आ गए। फिर M3 आ गया हमारे पास में, M3 जो था हमारे पास में उसमें क्या था, टाइम डिपॉजिट्स थे, तो वो टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए इसके अंदर, ठीक है। प्लस M4 के अंदर हमने एक चीज और ऐड कर दी, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, जो भी हमारे पास में पोस्ट ऑफिस के पास में किसी भी तरीके की सेविंग्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर दी। यहां पर हम लोगों ने NSCs को एक्सक्लूड करा। NSCs को एक्सक्लूड करने का रीजन क्या था, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते थे ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में इनकी मेच्योरिटी आया करती थी, दैट इज व्हाई इनको हमने यहाँ पर एक्सक्लूड करके रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या आ जाता है हमारे पास में, कमर्शियल बैंक्स।
तो भाई कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई कमर्शियल बैंक जितने भी आप आपके सराउंडिंग्स के अंदर बैंक जितने भी देखते हैं ना, सब कमर्शियल बैंक की ही कैटेगरी में आते हैं। ये बैंक्स वो हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, और ये जो डिपॉजिट्स इनके पास में जा रहे हैं ना पब्लिक के थ्रू, इसी को आगे लोन सैंक्शन करने के लिए यूज करते हैं। आपका पैसा वो लोग जमा तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पैसा रखे रखे ही बढ़ जाएगा। उस मनी को इंक्रीज करने के लिए उसको आगे क्या करना पड़ेगा? सर्कुलेशन में लाना पड़ेगा। अब वो सर्कुलेशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? कि हम आगे उसको लोन दें। जिनके पास में सरप्लस में पैसा है, उनसे वो पैसा हम उनको दें जिनको जरूरत पड़ रही है पैसे की। ओके, उनको देंगे तो वो हम लोग को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे बैंक को। इंटरेस्ट देंगे तो बैंक क्या करेगा? उस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट जिनके डिपॉजिट है उनको भी देगा वहां पर। तो ये कहलाता है हमारा सर्कुलेशन पूरा का पूरा मनी का। तो ये जो कमर्शियल बैंक होता है, इस सर्कुलेशन में हम लोग की हेल्प करता है। अभी फंक्शंस ऑफ जो कमर्शियल बैंक है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट आ जाता है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आ गया भाई? प्राइमरी फंक्शन में आ गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी आज मैं गई, मैंने मेरे पास में जो कैश था उसको डिपॉजिट करवाया, चेक्स थे उसको डिपॉजिट करवा दिया, तो वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हो गया। यानी कि पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करके रखना या उसको डिपॉजिट करना उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर। सेकेंड जो आता है प्राइमरी फंक्शन, वो आता है एडवांसिंग लोन्स। दैट इज जो भी हम लोगों के पास में जो डिपॉजिट्स आए हैं उससे देन बैंक क्या करता है? आगे से आगे लोन को क्रिएट करके देता है, लोगों को लोन देता है, वहां पे प्रोवाइड करता है। ये लोन ही है जो किसी भी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सक्षम बना देता है, बिकॉज इस लोन के थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, तो इवेंचुअली वो प्रॉफिट अर्निंग के अंदर भी हेल्प आउट करता है। याद है भी डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? जब हम लोग लोन देंगे, लोग बिजनेस चालू करेंगे, तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा, तभी तो कोई इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है हमारी। लास्ट हमारा प्राइमरी फंक्शन आता है, वो आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंट्स के अंदर अगर आपको याद हो, क्लास 11th के अंदर हम लोग ना बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल करा करते थे, वो सब थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे। ये चैप्टर आप लोग के अकाउंट्स के अंदर से एलिमिनेट जरूर हो गया, बट यस वो ये पहले बैंक के वाला काम भी करके देता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने का। एक पार्टी है जिसने दूसरी पार्टी को बिल एक्सेप्ट करके दिया कि भाई 1 महीने बाद वो पेमेंट कर देगी। नाउ द सेकंड पार्टी है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, अब उसको तो बीच में ही पैसे चाहिए, 1 महीने तो वो रुक नहीं सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी जाकर के क्या करेगी? बैंक के पास में जो उसके पास में बिल पड़ा हुआ है फर्स्ट पार्टी का, वो उसको डिपॉजिट कर देगी। बैंक उसके ऊपर कुछ नोटिंग चार्जेस डिडक्ट करके एंड देन फिर पैसा दे देगा उनको। इससे क्या होगा? ये कहलाएगा डिस्काउंटिंग। दैट इज टाइम ड्यूरेशन से पहले पहले ही वो बिल को हमने मैच्योर करवा दिया है, तो दैट इज नोन एज योर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ओवर देयर। ओके, तो ये फंक्शन भी हमारा बैंक ही करके देता था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बैंक का रिस्क बढ़ जाता है। कल को जिस पर्सन का वो बिल है वो डिसऑनर हो गया तो ठीक है, तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी या वो सारी परेशानियां जो होगी वो बैंक झेलेगा। दैट इज उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहा जाता था, एंड ये प्रोसेस भी हमारा बैंक करके देता था। ये तो हुआ प्राइमरी फंक्शन। आ जाते हैं एजेंसी फंक्शंस पे। एजेंसी फंक्शंस में पहला आता है ट्रांसफर एंड कलेक्शन ऑफ फंड्स। हम लोगों ने सपोज करो कि कोई म्यूचुअल फंड्स करवा रखे हैं, एसआईपीस करवा रखी है, तो उसके लिए अगर हम लोग को फंड ट्रांसफर करना है, हम चाहते हैं हर महीने हमारे अकाउंट से सो एंड सो अमाउंट डिडक्ट हो जाए, हमारी उन एसआईपीस में जमा हो जाए। ऑब्वियसली हमारी आजकल की इतनी बिजी लाइफ है, हम तो याद ही नहीं रख सकते भाई कि कब किस चीज का डिपॉजिट करना है। तो ये काम भी हमारा बैंक करके देता है। करना क्या है? बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, तो बैंक इन सब का काम हमारा कर देगा। सिमिलरली जब वो मेच्योरिटी हो रही है उन म्यूचुअल फंड्स की, या हम लोग को मेच्योरिटी लेनी है किसी भी चीज की, अमाउंट आने वाला है, तो वो जो हमारा कलेक्शन ऑफ फंड है वो भी बैंक हमारे बिहाफ पे करके दे देता है। प्लस बिजनेस के अंदर भी किसी को अगर पेमेंट करना है तो ट्रांसफर के लिए काम में आ जाए, किसी से कलेक्शन करना है तो बिजनेस के अंदर भी यही काम हम लोग को बैंक करके देता है। नेक्स्ट हमारा एजेंसी फंक्शन आ जाता है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। आजकल जब भी कोई भी कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट के अंदर लेकर के आती हैं, तो वो परचेज एंड सेल भी किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, डीमैट इज डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हमारा डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट से ही क्लिप्ड होता है। हमारा जो भी ट्रांजैक्शन उस डीमैट अकाउंट के अंदर मनी ट्रांसफर करना है, या डीमैट से हम लोग को दोबारा अपने अकाउंट में पैसा लेना है, वो सारा काम कैसे होगा? कमर्शियल बैंक के थ्रू ही होने वाला है। तो ये कमर्शियल बैंक वहां पर भी हमें शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करने में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जब ये शेयर्स में डील कर रहे हैं या सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं तो इनका भी जो भी डिविडेंड आता है वो डायरेक्टली डीमैट के थ्रू हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है। ओके, तो जब भी किसी भी कंपनी ने अगर अपना डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा बैंक अकाउंट हमारे डीमैट से क्लिप्ड है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हमने डिबेंचर्स अगर परचेज कर रखे हैं या बॉन्ड्स परचेज करे हैं तो इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट भी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इजीली। नेक्स्ट काम आता है इसका कमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन में, दैट इज पेमेंट ऑफ बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी हमें बिल पे करना है आजकल तो बड़ा भाई इजी हुआ है, हमने वहां पे ऑटो पे का ऑप्शन लगा रखा है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है या कोई और बिल है वो पे हो जाएगा। प्रीमियम्स पे करना है, हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज का कोई टर्म प्लान चल रहा है या कोई हमारा सेविंग प्लान चल रहा है, ये सबका पेमेंट भी डायरेक्टली बैंक खुद ही कर देगा। हमें करने की जरूरत नहीं है ना, हमें याद रखना, हमें बस एक चीज करनी है, हमारे अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस मेंटेन रखें। इस चीज के लिए भी बैंक क्या करता है, जब भी ये टाइम ड्यूरेशन आ रहा होता है ना बिल पेमेंट का या प्रीमियम पे करने का या कोई एसआईपी का अगर डिडक्शन होना है, इन सब चीजों के लिए बैंक आपको 2-3 दिन पहले एडवांस में इन्फॉर्म करने लग जाता है दैट मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, बिकॉज ये आपका ड्यू होने वाला है। तो बैंक उतना काम भी हमारे लिए करके देता है। ओके, एंड देन इसके बाद में जाता है एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल्स। कई लोग अपनी विल्स जो होती है, विल उसको कहते हैं अपनी, अगर हम लोगों ने कोई जायदाद से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड अगर हम लोगों ने अपनी विल बनवा के रखी हुई है वो विल आ जाएगी। तो इसके लिए भी एग्जीक्यूटर एंड एज ए सिक्योरिटी वर्क करते हैं, ट्रस्टी वर्क करते हैं। बैंक के पास में हम अपनी बिल रखवा सकते हैं। कोई एक पर्सन है जिसको लगता है कि भाई कल को मेरी डेथ के बाद में मेरे जो चिल्ड्रन है उनको कैसे मिलेगा, क्या होगा, तो उन सब चीजों के लिए भी बैंक अपने पास में इस चीज को एज अ सिक्योरिटी रख करके रखते हैं एज अ ट्रस्टी। एंड जब भी उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी बिल वो प्रेजेंट करती जाती है उसके फैमिली मेंबर्स के सामने। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में एजेंसी फंक्शन आता है बैंक का वो है लेटर ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर्स। देखो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक सेलर कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि मैंने जिनको भी गुड्स सेल करे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज नॉट इन योर सिटी, तो वहां पर इस जस्टिफिकेशन के लिए बैंक वहां पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करके देता है, अश्योरिंग कि जिस भी जो सेलर किसी भी अगर बायर को गुड्स बेच रहा है तो वो बायर ऑथेंटिक है, उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। यहां से तो सपोज करो गुड्स हमने ट्रांजेक्ट कर दिए, बट अगर वहां पे बायर के एंड पे अगर उसे पेमेंट नहीं करा तो पेमेंट को अश्योरेंस देने के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करा जाता है थ्रू बैंक। इसके अलावा हमारे पास में कई सारे जनरल फंक्शंस भी हैं। इन जनरल फंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास में, फर्स्ट आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, हम लोगों को कभी बाहर का ट्रिप है या कुछ भी है, उसके लिए हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ रही है, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ रही है, तो वो एक्सचेंज मैकेनिज्म भी हमारा कमर्शियल बैंक हमारे लिए करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है इशुएंस ऑफ ट्रैवलर्स चेक। ये जो ट्रैवलर्स चेक होते हैं ना, ये एक्चुअली जब डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट्स नहीं थे ये तब बहुत प्रेवलेंट हुआ करते थे। ये ट्रैवलर्स चेक था, सपोज एक पर्सन है, ही इज लिविंग इन वन सिटी, वो दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा है एंड ही हैज टू मेक पेमेंट ओवर देयर, तो वो एक चेक लेकर के जा रहा है। अगर वो चेक खो भी जाएगा तो भी उसके पैसे का लॉस नहीं होता था वहां पर, अदरवाइज कोई भी प्रेजेंट करके अगर ले ले उससे पैसे, देन ओके, दैट इज वाई बैंक वहां पे गारंटी देता था, वहां पे साइन को मैच करे जाते थे। एक बार जब बैंक ने इश्यू करा तब साइन होता था, देन नेक्स्ट टाइम साइन होता था जब उस पार्टी को पेमेंट कर देता था, देन जब वो दोनों साइन मैच कर जाते थे तभी पेमेंट ट्रांसफर होता था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी उस सिचुएशन के अंदर। बट यस, दिस इज क्वाइट एन ऑब्सोलीट नाउ, आजकल भी इतना ज्यादा प्रेवलेंस नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स इन आवर लॉकर्स। ऑब्वियसली बहुत एसेंशियल चीज है। हम लोग घर में तो अपने जितने भी ज्वेलरीज हैं या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है बहुत एसेंशियल, तो वो सब चीजें घर में तो नहीं रख सकते। बैंक हम लोग को उस चीज के लिए क्या देता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो लॉकर फैसिलिटी होती है इसके अंदर हम लोग को बैंक एक लॉकर देगा, की देगा, उसके थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट जनरल फंक्शन ऑफ बैंक इज अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सी अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है मार्केट के अंदर, फर्स्ट टाइम लेकर के आ रही है, आईपीओज लेकर के आ रही है, एट दैट टाइम बैंक गारंटी प्रोवाइड करता है इन कंपनीज को कि वो इतने सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सेल कर देगा अपने पार्ट पे, और अगर वो सेल नहीं हुए देन इन दैट सिचुएशन वो क्या होगा, बचे हुए सारे शेयर्स वो बैंक खुद खरीद लेगा, अंडरराइटर खरीद लेगा आई शुड से। तो ये जो अंडरराइटर का वर्क होता है ये बैंक भी करके देता है। Moving on to the next slide, that is central bank.
सेंट्रल बैंक भाई सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है किसी भी इकोनॉमी के लिए। क्या होता है सेंट्रल बैंक? चलो फटाफट से देखते हैं, पहले डेफिनेशन रीड करते हैं इसकी। सेंट्रल बैंक इज द apex institution of the monetary and financial system of a country. It makes monetary policy in public interest, manages, supervises and facilitate the banking system of a country. कितनी सारे फंक्शंस हैं इस एक छोटी सी डेफिनेशन में, बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर दी हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है ये एक मॉनेटरी, बिकॉज मनी से रिलेटेड सारे मैटर्स को, फाइनेंसेस से रिलेटेड सारे मैटर्स को मैनेज करके चल रहा है, यही सेंट्रल बैंक है। ये हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए भी पॉलिसीज बनाता है। कमर्शियल बैंक्स की पूरी वर्किंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो हम लोग का सेंट्रल बैंक है उसके अकॉर्डिंग चलती है। कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। किसी भी कंट्री की पूरी इकोनॉमी उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के ऊपर ही निर्भर करती है। ओके, इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आप लोग सब जानते हो कि आरबीआई कितना एसेंशियल है। एंड यस, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना कि आरबीआई अपना लोकेटेड कहां पर है। आई वांट अ करेक्ट आंसर ओवर देयर, प्लीज सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके देना इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास में आते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के अंदर हमारे पास में पहला आता है बैंक ऑफ इश्यू। व्हाई इट इज नोन एज बैंक ऑफ इश्यू? बिकॉज सेंट्रल बैंक या आरबीआई इंडिया के अंदर, ठीक है, यही होते हैं जो एक्चुअल में करेंसी नोट्स को इश्यू करके देते हैं। पूरा राइट इन्हीं के पास में होता है। कोई और एजेंसी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई करेंसी नोट्स इश्यू नहीं कर सकती है। दे आर द वन जो इश्यू करके देंगे करेंसी नोट्स। सेकेंड फंक्शन जो हमारे पास में वो आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के भी जितने अकाउंट्स हैं या गवर्नमेंट को जो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी अगर मैटर्स को डील करना है या कोई भी अगर हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो बैंकिंग सिस्टम भी पूरा सेंट्रल बैंक ही मैनेज करके चलेगा। ये सेंट्रल बैंक के पास में भी गवर्नमेंट के बैंक्स होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक क्यों? ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करके चलता है, सुपरवाइज करके चलता है। यानी सेंट्रल बैंक होगा, सेंट्रल बैंक के अंडर कमर्शियल बैंक्स आएंगे, देन वो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सेंट्रल बैंक जो हुआ वो कमर्शियल बैंक का भी बैंक हुआ। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ नॉर्मल लेमैन हम लोग कभी सेंट्रल बैंक के अंदर अपना अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। ओके, वो राइट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास में होती है। कमर्शियल बैंक ही होते हैं जो अपना एक अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास में होल्ड करके रखते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैंकर्स बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक जितने भी वो सारे बैंक हुए, ओके, उनका भी बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है हमारा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास में आता है वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मार्केट में क्रेडिट कैसे क्रिएट करना है, कितना सर्कुलेशन ऑफ मनी लेकर के आना है, वो सारी जिम्मेदारी भी इस सेंट्रल बैंक की होती है। ये सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करता है हमारी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो होती है, सब चीज का पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास में रहता है। मार्केट में कब हम लोग को लिक्विडिटी क्रिएट करनी है या हम लोग को कब ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना है, ये सारा काम हम लोग को कौन करके देता है? सेंट्रल बैंक करके देता है। सेंट्रल बैंक कैसे वर्क करता है? व्हेनेवर अगर सेंट्रल बैंक को चाहिए कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो, लिक्विडिटी इंक्रीज हो, तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो उस रेट को कम कर देता है। तो जब वो रेट कम करेगा तो इवेंचुअली कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा तो वो पब्लिक को भी सस्ते में लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड अगर पब्लिक को इजीली लोन मिल रहा है या सस्ते में लोन मिल रहा है, इजी टर्म्स पे लोन मिल रहा है, देन एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड कि हम उस पैसे को लेकर के एंड आगे इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर मार्केट के अंदर यही ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, देन इन दैट सिचुएशन क्या करेगा? कमर्शियल बैंक के ऊपर जो सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है उसको वो इंक्रीज करने लग जाएगा। जब वो इंक्रीज करेगा, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक के ऊपर भी बर्डन आएगा। तो कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन देता है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई होती है मार्केट के अंदर वो हमारी अब्सॉर्ब हो जाती है वहां पर। नेक्स्ट जो हमारे पास में फंक्शन आता है सेंट्रल बैंक का, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या हुआ? कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोगों की गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है
तो वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो होगा इंडिया का वही प्रोवाइड करके देगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अदर कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है। अगर अदर कंट्रीज के अंदर भी कभी भी अगर कोई एकदम से अनफॉर्चुनेट कोई केस हो जाता है एंड गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, दैट इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर द एड्स ओवर देयर। नेक्स्ट हम लोग के पास में आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक की कस्टडी में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली, अभी मैंने जब कमर्शियल बैंक आपको बताया था तो मैंने कहा था कि वो हम लोग को एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है, तो कमर्शियल बैंक डायरेक्टली नहीं कर सकता। कमर्शियल बैंक भी ये किसके अंडर करेगा? सेंट्रल बैंक के अंदर। सेंट्रल बैंक के पास में रहता है पूरी कस्टडी इन सारे फॉरेन एक्सचेंज की, देन वो लोग आगे कमर्शियल बैंक को ये चीजें प्रोवाइड करके देते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। बेसिकली क्रेडिट क्या चीज है? क्रेडिट इज डिफाइंड एज अ फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। The capacity of the bank to create this money or credit creation depends on the amount of primary deposit and the LRR. देखो, कभी भी मनी क्रिएशन की बात होगी तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक होता है वही मनी क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट कर सकता है? बिकॉज वही डायरेक्टली पब्लिक के साथ में कनेक्टेड है। पब्लिक का सारा प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास में ही जाता है। ओके, तो उसी के थ्रू ये लोग आगे से आगे लोन को आउटसोर्स कर सकते हैं। क्रेडिट क्या हुआ? एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास में अमाउंट जा रहा है। कोई एक पर्सन है जिसके पास में सरप्लस अमाउंट है, उसने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट करा। बैंक उसमें से कुछ सर्टेन पार्ट रख करके एंड देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगा उसको आगे लेंड कर देगा। दैट डजंट मीन कि कल को अगर आपका बैंक के आप गए और बैंक अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ करना चाहो तो बैंक मना कर देगा। बैंक आपको बिल्कुल देगा पैसा, जितना आपको चाहिए उतना अमाउंट आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो। बट यस, ये पूरा सर्कुलेशन, किस तरीके से अमाउंट किसके अकाउंट में जा रहा है या किस तरीके से वो आगे लोन को आउटसोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारा काम बैंक अपने लेवल पे करता है। कस्टमर को इससे कोई परेशानी नहीं होती है कभी भी। ओके, तो ये जो हम लोग का कमर्शियल बैंक होता है ये मनी लेंड करके देता है। ठीक है, ये थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स जो ओपन होते हैं हमारे, उसके थ्रू, डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू, आप चेक्स के थ्रू अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपके पास में। नाउ एक जो प्राइमरी डिपॉजिट तो हुआ, जो पब्लिक ने डिपॉजिट करा था बैंक के पास में, वो प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। एलआरआर क्या चीज है? एलआरआर का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एक कैश रिजर्व रेशियो होता है कि बैंक को कितना मिनिमम कैश अपने पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये वो पार्ट है जो सेंट्रल बैंक के पास में लोग डिपॉजिट करवा देंगे, बाकी सारा का सारा वो अपने पास में रख सकते हैं अपनी डेली वर्किंग के लिए या लोन को आगे रेंडर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए काम में आता है। नेक्स्ट जो अपने पास में आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एलआरआर का वो पार्ट है जो बैंक अपने पास में रख के रखता है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूटिलाइज करा जा सकता है। क्लियर है? कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास में रखा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये कमर्शियल बैंक अपने पास में रखेगा। अब यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूले क्या आ जाते हैं हमारे पास में? पहला आएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर का या मनी मल्टीप्लायर जिसको हम लोग कहते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा हम लोग का 1 डिवाइडेड बाय एलआरआर। ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं मनी मल्टीप्लायर को, एंड ये डिनोट होगा अपना 1 अपॉन एलआरआर करके, एंड इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो टोटल क्रिएशन, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन होता है वो कैसे होता है? जितना भी इनिशियल डिपॉजिट था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एलआरआर से, तो हमारे पास में कितना टोटल डिपॉजिट है जो हम क्रिएट कर पा रहे हैं वो सारी चीजें हमारे पास में निकल के आ जाएंगी। सपोज करो इन क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे दिया है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में, किसी बैंक के पास में इनिशियल डिपॉजिट्स थे इतने अमाउंट के एंड वहां पे एलआरआर मेंशन कर रखा है, तो आप उसी के बेसिस पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि उस बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट कितना हुआ होगा। सी स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बैंक ना एक पर्टिकुलर डिपॉजिट के ऊपर मल्टीपल टाइम लोन क्रिएट कर सकता है। एक पर्सन है जिसने पहले वहां पे 1000 रुपीज जमा करवाए, सपोज करो 1000 के अंदर से 200 बैंक ने उसका मेंटेन करके रख दिया कैश रिजर्व रेशियो, बाकी सारा वो क्या करेगा 800 को वहां पर कर देगा लोन के लिए। ठीक है, फिर वो जो 800 है
ठीक है, किसी को अगर लोन दिए तो उस पर्सन के अकाउंट में 800 रुपीज है, फिर वो 800 के अंदर से कुछ अमाउंट रख करके देन फर्दर मोर उसको आगे कर देगा सोर्स, ठीक है, लोन के लिए। फिर जो सोर्स करा लोन के लिए, फिर वो उस पर्सन के अमाउंट को अपने पास में रख करके उसमें से कुछ कैश रख करके एंड देन कैश रिजर्व रेशियो रख करके एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट को कर देगा आगे अगेन आउटसोर्स। यानी एक सिंगल डिपॉजिट से कम 6 to 7 वो बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बहुत इजीली अमाउंट आगे से आगे सर्कुलेट हो जाता है और एक प्राइमरी डिपॉजिट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लोन दिए जा सकते हैं। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो टर्म्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सी स्टूडेंट्स, ये बहुत एसेंशियल टर्म्स हैं, प्लीज आप याद रखिएगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये आपकी स्टडीज का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, बट यस इसके थ्रू ही पूरी इकोनॉमी भी हमारी मैनेज करी जाती है। पहली चीज आती है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अब अगर ये रेपो रेट इंक्रीज हुई तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पर वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो महंगा हो जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक के लिए वो लोन महंगा हो गया तो ऑब्वियसली वो पब्लिक को जब लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो महंगी रेट पे प्रोवाइड करेंगे। अगर वो महंगी रेट पे करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी, लोन लेना बंद कर देगी। लोन लेना अगर वो बंद करेगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी जो होगी मार्केट से वो अब्सॉर्ब हो जाएगी एंड जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है हमारी इकोनॉमी पर वो भी सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यही रेपो रेट हम लोगों की कम हो जाती है देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि भाई सेंट्रल बैंक सस्ते में लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से तब कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, इस रेट को कम कर देगा, जिस रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा जिस रेट पर वो पब्लिक को लोन दे रहा है। तो पब्लिक के लिए क्या होगा, लोन लेना इजी हो जाएगा। लोन लेना अगर इजी हो जाएगा पब्लिक के लिए तो ऑटोमेटिकली वहां पर वो पब्लिक लोन भी ज्यादा लेगी एंड उसको इन्वेस्टमेंट भी करेगी। ओके, एंड दिस इज हाउ द मनी इज कंट्रोल्ड इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आती है वो आती है रिवर्स रेपो रेट। ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है इसमें क्या हुआ, यहाँ पर सेंट्रल बैंक बोरो करेगा मनी कमर्शियल बैंक से। अभी क्या था, रेपो रेट के अंदर सेंट्रल बैंक लेंड कर रहा था मनी कमर्शियल बैंक को, अब सेंट्रल बैंक बोरो करेगा मनी कमर्शियल बैंक से। अब सोचो कि अगर ये रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हुई, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू पे अ गुड इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक क्योंकि उसने बोरो करा है अमाउंट, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कमर्शियल बैंक चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट किसके पास में करवाएं, सेंट्रल बैंक के पास में। सेंट्रल बैंक के पास में वो डिपॉजिट करवाने से उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो मनी ऑटोमेटिकली मार्केट से क्या होगा, कम होने लग जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर यही रिवर्स रेपो रेट कम हो गई दैट मीन्स सेंट्रल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज्यादा बोरोइंग देगा ही नहीं उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक को, देन कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो सारा का सारा क्या होगा, पब्लिक को दे दिया जाएगा, वहां पे लोन के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा अमाउंट लोन के लिए, तो वहीं पर हमारी इकोनॉमी देन आराम से कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है, ध्यान रखना, इन इंडिया द Reserve Bank of India uses both these rates as key monetary policy tools to manage liquidity and inflation in the economy. Obviously, inflation किससे मैनेज हो रही है, रेपो रेट से, एंड हम लोग की जितनी भी लिक्विडिटी है वो किससे मैनेज हो जाती है हमारे पास में, रिवर्स रेपो रेट से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास में, यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मनी बताने वाली हूँ। इन टाइप्स ऑफ मनी में फर्स्ट हमारे पास में आ जाता है फिएट मनी। Fiat money is currency declared legal tender by the government but not backed up by any physical commodity. That is your fiat money. In simple terms अगर मैं बोलूं तो जो हमारी करेंसी नोट्स होते हैं ना, ये सब अपने फिएट मनी है। इनको आप कभी भी इनके अगेंस्ट में या ये किसी गोल्ड को नहीं रिजेंबल कर सकते या सिल्वर को नहीं कर सकते। जैसे पहले के टाइम पर मैंने इनिशियली आपको बताया था कि हमारे पास में गोल्ड कॉइन्स होते थे, अशर्फी होती थी या गिन्नियां हुआ करती थी सोने की, या फिर हम लोग के सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे। ऐसा कुछ नहीं है इनके पास में, जिसको लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसको एज अ ट्रांजैक्शन, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, वो करेंसी नोट्स हमारे फिएट मनी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी को क्या कहा जाएगा कि ये मनी वो है जो एक वैल्यू कैरी करके चलता है। ये एक्चुअल में करेंसी नोट्स नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यू किसके बेसिस पर है, ट्रस्ट के बेसिस पर है। ये जो फिड्यूस वर्ड है हमारा लैटिन वर्ड है जो ट्रस्ट से आता है। तो बेसिकली जैसे चेक्स हुए या ड्राफ्ट हुए, ये सब फिड्यूशरी मनी है, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मनी है,
बट एक्चुअल में मनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंसी नोट्स को कंसिडर करते हैं ना, बट यहाँ पर फिड्यूशरी दैट इज जो भी आपके ड्राफ्ट्स हैं या चेक्स हैं या प्रोमिसरी नोट है, हम इनको फिड्यूशरी मनी की कैटेगरी में लेते हैं, बिकॉज इसके थ्रू भी आप मनी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है हाई पावर्ड मनी। ये हाई पावर्ड मनी क्या हुआ, जितना भी हमारे पास में करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है वो प्लस जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उनको कंसिडर करा जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो हाई पावर्ड मनी होता है और जो टोटल मैंने मनी डिपॉजिट्स आपको बताए थे, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। हाई पावर्ड मनी एक थोड़ा नैरो टर्म है, स्मॉलर टर्म है, ठीक है, वेराज जो टोटल मनी डिपॉजिट्स मैंने आपको बताए थे वो एक ब्रॉडर टर्म की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हाई पावर्ड मनी क्या हुआ, जो भी टोटल अमाउंट या करेंसीज जो हमारी सर्कुलेशन में चल रही है या बैंक के पास में कोई भी रिजर्व है वो कंसिडर करा जाएगा। आई होप आपको ये तीनों टाइप के मनी जो है वो क्लियर हुए हैं। ओके, देन हमारे पास में लास्ट में आ जाते हैं क्विक रिविजन, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनका देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था M1 अप्रोच, M2 अप्रोच, M3 एंड M4 अप्रोच, उसके फॉर्मूले आपको देखने हैं। डिपॉजिट मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाय LRR, ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर के से डिनोट कर देंगे, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको के से डिनोट करेंगे हम लोग। देन जो टोटल डिपॉजिट क्रिएशन है वो कैसे होगा, जो इनिशियल डिपॉजिट है इनटू 1/LRR, या फिर जो आप लोग कहते हैं कि आपके मनी मल्टीप्लाई से आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे इनिशियल डिपॉजिट को, तो भी आपके पास में टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा या उसका आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है वो क्लियर कर दिया है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं कोशिश करूंगी अपने अगले वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपको करवाने का। टिल देन आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है, बिकॉज मैं आगे से आगे आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के हिसाब से मटेरियल जरूर लाती रहूंगी अपने वीडियोस के अंदर। एंड यस, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे, मैंने रेशियोज पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एंड बहुत जल्दी मैं अपने बिजनेस का भी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। डू वॉच माई वीडियोस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।